अगली चीज देख लेते हैं हम, जो कि है हमारे पास अब इक्वेशंस की बारी आ गई। इक्वेशंस में जो हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन आ जाती है स्टूडेंट्स, वो है कि जो हमारे पास चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल है वो और नंबर ऑफ टर्न्स का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। इस चीज को देख लेते हैं कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। इस इक्वेशन का ये मतलब है स्टूडेंट्स के ये हमारे पास आ गया प्राइमरी कॉइल, ये आ गया जी सेकेंडरी कॉइल। अब ये देखिए स्टूडेंट्स कि मैं जितना प्राइमरी कॉइल में करंट इंक्रीज कर रहा हूं उतना ही सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स चेंज हो रहा है। यानी कि जितना मैं प्राइमरी कॉइल में करंट ज़्यादा या कम करूंगा उतना ही सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स ज़्यादा या कम हो जाएगा। तो फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट पे। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर कि अगर सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स 1 है तो एक टर्न में से फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर 10 है तो 10 में से हो रहा है। तो यानी कि जितने ज़्यादा टर्न्स हैं करंट की वजह से उतने ज़्यादा टर्न्स में फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इस वजह से मैं लिखता हूं कि फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी कॉइल के चेंज ऑफ करंट पे। अब अगर इस इक्वेशन को मैं मजीद फर्दर आगे लेके जाऊं तो यहां पर मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और साथ यहां पर आ जाएगा आई पी। और जब मैं इसको कांस्टेंट को लिखूंगा तो यहां पे कांस्टेंट आ जाता है एम और डेल्टा आई पी। अब हमें पता है कि डेल्टा फाई क्या है, एन एस क्या है और आई पी क्या है, लेकिन यहां पर एक नई चीज आ गई है और वो है ये एम। ये एम जो है स्टूडेंट्स ये इस इक्वेशन का कांस्टेंट है और इसका नाम है यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसका यूनिट होता है हमारे पास हेनरी, जो कि इक्वल होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर के। और ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ज़्यादातर सारे स्टूडेंट्स यहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज जो हैं वो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस से ही रिलेटेड आते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस स्टूडेंट्स हमारे पास डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ कॉइल्स पे। और ये एक वाहिद एक फैक्टर है जिसपे ये म्यूचुअल इंडक्टेंस वर्क करती है, डिपेंड करती है। लेकिन अरेंजमेंट ऑफ कॉइल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए इसके ऊपर अभी हम एक पूरी स्लाइड डिस्कस करते हैं। तो इस स्लाइड को नाम दे देते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का। म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो हमारे पास डिपेंडेंसी है उसके लिए हम इसको 4 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं अपनी आसानी के लिए, और उन 4 चीज़ों के लिए हम इक्वेशंस लिख देते हैं। सबसे जो पहली हमारे लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन विद नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स पे। दूसरा जो है वो है हमारे पास कपलिंग फैक्टर पे। तीसरी जो चीज़ है वो है हमारे पास सेपरेशन पे। और आखिरी जो चीज़ है वो है हमारे पास कोर मटेरियल पे। अब इन सारी चीज़ों को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स पे। सवाल आप लोगों के पास ऐसा आता है कि प्राइमरी कॉइल के टर्न्स यानी कि एन पी को 2 टाइम्स कर दिया गया है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा सवाल आ जाता है कि सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स को 2 टाइम्स कर दिया गया है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। या ऐसा सवाल आ जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के टर्न्स को 2 टाइम्स कर दिया गया है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। बारी बारी देख लेते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से कि क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास कि जब हमने प्राइमरी के टर्न्स को डबल किया, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो थी वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी प्राइमरी और सेकेंडरी के। अगर हमने जो है वो
प्राइमरी को डबल कर दिया तो हम इसको ओरिजिनल इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड का आ जाएगा तो बीच में से प्रोपोर्शनैलिटी हट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा NP ओवर NS। ये सब कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा कि न्यू M जो है वो 2 टाइम्स है ओल्ड M के, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितने टाइम्स हो गई है? 2 टाइम्स हो गई है। अगला सवाल जो है वो क्या है? सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड है। अगेन म्यूचुअल इंडक्टेंस NP और NS के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बार हमने सेकेंडरी कॉइल को 2 टाइम्स कर दिया है, तो सेम प्रोसीजर से अभी भी जो हमारे पास M है वो कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। तीसरा सवाल है हमारे पास कि NS को भी 2 टाइम्स कर दिया है और NP को भी 2 टाइम्स कर दिया है, तो तब म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो अब क्या है कि हमने इसको भी 2 टाइम्स कर दिया और हमने इसको भी 2 टाइम्स कर दिया, तो नई म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगी हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि यहां पर आंसर आ जाएगा 4। इसको अगेन अगर मैं समराइज करूं तो इस तरह से कर सकता हूं कि अगर प्राइमरी कॉइल्स के टर्न्स को डबल करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगी, सेकेंडरी को करेंगे तब भी 2 टाइम्स हो जाएगी, और अगर सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों को कर दिया तो 4 टाइम्स हो जाएगी। अगली जो चीज है वो आ जाती है ये वाली इक्वेशन हमारे पास। इसमें ये जो K है इसको कहा जाता है कपलिंग फैक्टर, और ये जो है एक्चुअली हमारे पास रेशो होता है सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स का। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आती है 1 और इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो आती है 0। जितना ज्यादा कपलिंग फैक्टर होगा इसका मतलब है कि उतना फ्लक्स लॉस कम है, ठीक है, और उतना अच्छा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी, उतनी अच्छी अरेंजमेंट हुई हुई है कॉइल्स की। तो अगर मैं कपलिंग फैक्टर को मैक्सिमम कर दूं तो मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस भी मैक्सिमम हो जाती है। दूसरी जो चीज इस इक्वेशन में है वो ये है L, और L होती है सेल्फ इंडक्टेंस। अगर ऐसा लिखा हो कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल को 2 टाइम्स कर दिया गया है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितने टाइम्स होगी, या सेकेंडरी कॉइल की म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया गया है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होगी, या फिर LP और LS दोनों को 2 टाइम्स कर दिया गया है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होगी। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, पहले का ये आंसर होगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट LP के। तो अगर मैं LP को 2 टाइम्स कर दूंगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो नई होगी वो अंडर रूट 2 टाइम्स होगी पुरानी के, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वो 1.4 टाइम्स होगी पुरानी म्यूचुअल इंडक्टेंस के। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1.4 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरह अगर LS को भी इंक्रीज करूंगा तो कितने टाइम्स होगी? 1.4 टाइम्स ही होगी। लेकिन अगर मैं LS को भी 2 टाइम्स कर देता हूं, LP को भी 2 टाइम्स कर देता हूं, फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है LP और LS के। अगर मैं दोनों को 2 कर दूं तो 2 LP इंटू 2 LS, ये हो जाएगा जी 4 LP LS, या 2 टाइम्स, तो अंडर रूट 4 होता है हमारे पास 2, तो जो नया M है वो 2 टाइम्स हो जाएगा पुराने M के, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये सवाल इस इक्वेशन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अगली जो चीज है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास सेपरेशन से रिलेटेड। सेपरेशन और म्यूचुअल इंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लिखा हो कि सेपरेशन जो है वो 2 टाइम्स कर दी गई है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितने टाइम्स होगी? हाफ टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ मुश्किल चीज नहीं है, इसलिए हम आगे मेन चीज की तरफ मूव करते हैं, जो कि है ये कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू आर के, और ये म्यू है रिलेटिव परमेयाबिलिटी।
रिलेटिव परमेबिलिटी से आप लोगों से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं? आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि डायामैग्नेट, पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट में किसकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सबसे ज्यादा है। तो अब इसके लिए आप लोगों को कुछ मजीद चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि जो डायामैग्नेट सब्सटेंसेस हैं उनकी म्यू आर की वैल्यू होती है लेस देन 1। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनकी म्यू आर की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1। जबकि जो फेरोमैग्नेट्स होते हैं उनकी म्यू आर की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 100। और क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस और रिलेटिव परमिएबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए फेरोमैग्नेट की म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज्यादा होती है, फिर पैरामैग्नेट की होती है, और सबसे कम होती है हमारे पास डायामैग्नेट की। और यही रीजन है कि फेरोमैग्नेट को हमेशा यूज किया जाता है एज अ कोर मटेरियल। तो ये है कुछ फैक्टर्स जिस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास डिपेंड करती है।